इसको बाद में यूट्यूब पे डाल के आपको प्रोवाइड किया जा सके जी मामला। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये 3 टेक्स्ट बुक्स है जो कि आई विल बी यूजिंग इन स्लाइड्स की प्रिपरेशन में भी ये तीनों इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, आपको प्राइमरीली ये जो पहली बुक है इन्वेस्टमेंट्स बाय बूडी, केन एंड मार्कस, ठीक है, ये बुक मैंने आपको जो है वो भेज दी हुई है। आपने प्राइमरीली इसी बुक को इस्तेमाल जो है वो करना है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो मुख्तलिफ बुक्स में अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है, लाइक जहाँ से सिक्योरिटी इंडिसेस वाला टॉपिक है, वो ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट बाय ये सॉरी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय रेले एंड ब्राउन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा एलैबोरेट करके उन्होंने बताया था, तो ये वहां से हमने उस तरह से वो करना है। तो विद टाइम आई विल टेल यू कि कौन सी चीज कहाँ से है। ठीक है, लेकिन यू विल बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो कि यहाँ पे जो है वो प्रोवाइडेड है। अच्छा बदर, फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में जो कोर्स का टाइटल है दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज एनी एवेन्यू जिसमें हम करंटली पैसे अपने कमिट कर देते हैं, करंटली पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं विद एन एक्सपेक्टेशन कि जब ये हमें ज्यादा वापस मिलेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब सिंपली हमने पुत्र हमें पैसा क्यों चाहिए होता है? वी नीड मनी फॉर कंजम्पशन। हम ना पैसे से मौजें करना चाहते हैं, हम पैसे को कंज्यूम करना चाहते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं, हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अब सपोज मेरे पास ना 10 लाख रुपए हैं, इस 10 लाख से ना मैं सपोज आज मैं खरीद सकता हूँ आल्टो, गाड़ी खरीद सकता हूँ आज ना। अच्छा, लेकिन आल्टो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं 1 साल गाड़ी नहीं खरीदता, मैं इस 10 लाख को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो 1 साल के बाद ना मुझे ये लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट ना 15 से 18 लाख के दरमियान जो है वो होगी। तो 1 साल में पैसे इन्वेस्ट करूंगा, साल बाद मुझे 18 लाख रुपए सपोज मिलते हैं, तो 18 लाख की मैं क्या करता हूँ, 18 लाख की मैं वैगनआर खरीद लेता हूँ। तो व्हाट वी डू इन्वेस्टमेंट फॉर, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे पास पैसे ज्यादा हो और फ्यूचर में हम ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज करंट कमिटमेंट ऑफ मनी और अदर रिसोर्सेज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। मतलब हमने आज की कंजम्पशन फॉरगो कर दी ताकि हम फ्यूचर में ज्यादा पैसे खर्च सकें। तो वी इन्वेस्ट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कि हमारी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में ग्रो करेगी। ठीक है, तो वी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, डेरिवेटिव्स। पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है दैट इज द नॉर्म। मतलब लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो रियल एस्टेट में ज्यादा पैसे लगाना पसंद करते हैं। बॉन्ड मार्केट हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, डेरिवेटिव मार्केट हमारे यहाँ लिमिटेड सी है, और स्टॉक मार्केट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिस्की कंसीडर होती है। तो जो नॉर्मल ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक हो गया? अच्छा, डेफिनेटली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल अपने सारे एग्स एक बास्केट में रखना पसंद नहीं करता। ठीक हो गया? तो वी ट्राई टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। मतलब डाइवर्सिफिकेशन से मुराद मेरी ये है कि मेरे पास अगर सपोज 10 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख में से 2 लाख के एक स्टॉक खरीद लेता हूँ, 2 लाख रुपए कैश में रख लेता हूँ, 2 लाख के मैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेता हूँ, 2 लाख रुपए मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, एंड सो ऑन। अब इसका फायदा क्या होता है? पोर्टफोलियो बनाने का फायदा ये है कि कभी भी ना मेरी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी। ठीक है, मतलब मैं इस तरह से कोशिश करता हूं कि 2 ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। मतलब अगर मैंने सारे पैसे सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिए तो सीमेंट सेक्टर बैठ गया तो सारे पैसे बैठ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, कुछ पैसे सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ पैसे आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ पैसे जो है शुगर सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा। अब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इनमें से एक सेक्टर बैठ जाए लेकिन बाकी 2 सेक्टर हो सकता है कि ग्रो करना कंटिन्यू रहे। तो इससे मैं क्या करता हूँ, अपना रिस्क मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है? पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अचीव इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगेन आपके हो सकते हैं लॉन्ग रन हो सकते हैं,
यू वांट टू इन्वेस्ट इन ए स्टॉक जिसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो, आपके जो है वो कैश फ्लो रिलेटेड हो सकते हैं। यू वांट टू इन्वेस्ट इन ए स्टॉक या इन इन्वेस्टमेंट जो आपको हर महीने 6 महीने बाद कैश देती रहे, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज इट अगेन डिपेंड्स कि आप पोर्टफोलियो किस तरह का कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन के वक्त आप 3 चीजों का ख्याल जो है वो रखते हैं। पहली चीज आपका रिटर्न है, दूसरी चीज आपका रिस्क है और तीसरी चीज आपकी लिक्विडिटी। यू नो अबाउट रिटर्न, रिटर्न इज के कितना हम कितना कमाएंगे। रिस्क क्या है? रिस्क बेसिकली इज फ्लक्चुएशन इन दैट सिक्योरिटी। फ्लक्चुएशन से मुराद ये है कि वो सिक्योरिटी कितना बढ़ती या कम होती है, फ्लक्चुएट कितना करती है, ठीक है। और लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी इज एबिलिटी ऑफ दैट सिक्योरिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर एक इन्वेस्टमेंट जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो वो लिक्विड है। लाइक रियल एस्टेट लिक्विड नहीं है। मैंने अगर प्लॉट लिया हुआ है और मैं फौरन प्लॉट को बेचना चाहूँ तो मैं फौरन नहीं बेच सकता। अगर मैं फौरन बेचूंगा तो मुझे एक्सप्लॉइट किया जाएगा और मुझे जो है उसकी कम प्राइस लगेगी, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है। आप किसी भी टाइम एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे अपनी सिक्योरिटी बेच सकते हैं। तो अगेन आपने इन 3 चीजों का ख्याल रखना होता है कि आप रिटर्न कितना चाह रहे हैं, आप रिस्क कितना चाह रहे हैं और आप लिक्विडिटी कितनी मेंटेन जो है वो करना चाह रहे हैं। अच्छा पुत्र, हमारे पास ना 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स होती हैं। हम ना इन्हें एसेट्स भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इज एसेट, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज एसेट, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इज एन एसेट, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इज आल्सो एन एसेट। तो वी हैव 2 क्लासिफिकेशंस। एक को हम बोलते हैं रियल एसेट और दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। अब रियल एसेट बेसिकली ना फिजिकल नेचर की होती हैं। रियल एसेट रिप्रेजेंट फिजिकल एसेट्स। These assets produce goods and services in an economy. मतलब सिंपली हमारे पास ना लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, नॉलेज है। मतलब इन एसेट्स की असल में प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। लैंड है, लैंड मुझे पैसे कमा के दे सकती है। लैंड पे मैं बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूँ। लैंड पे अगेन द थिंग इज मैं काश्तकारी कर सकता हूँ। बिल्डिंग है, मुझे पैसे कमा के दे सकती है। प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती हैं चीजें। नॉलेज से भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो रियल एसेट्स आर द एसेट्स जिनकी एक्चुअल में प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब जो प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, जो इट सेल्फ कमाने की सलाहियत रखते हैं। दूसरे हमारे ना फाइनेंशियल एसेट्स है। अब फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली इट सेल्फ कुछ नहीं कमाते। फाइनेंशियल एसेट ना इन रियल एसेट्स पे क्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कंपनी का जो स्टॉक है वो बेसिकली क्या है, वो कंपनी की ओनरशिप में एक हिस्सा है। कंपनी में के पास क्या है, कंपनी के पास रियल एसेट्स है। उन रियल एसेट्स से कंपनी क्या कर रही है, कंपनी पैसे कमा रही है। तो अगेन द थिंग इज कि जो फाइनेंशियल एसेट है, दीज एसेट्स रिप्रेजेंट क्लेम ऑन द रियल एसेट्स, ठीक है। कि मेरे पास एक शेयर है, 100 शेयर में से एक शेयर मेरे पास है, तो मैं कंपनी के 1% का मालिक हूं। अब कंपनी के रियल एसेट्स जितना कमाएंगे उसका 1% फिर मेरा है, ठीक हो गया। तो फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली क्या करते हैं, दीज रिप्रेजेंट क्लेम ऑन द रियल एसेट्स। जब जो इनकम जनरेट कर रहे होते हैं रियल एसेट, उनका ताल्लुक रियल एसेट से नहीं होता, उनका ताल्लुक फिर फाइनेंशियल एसेट से होता है, ठीक है। तो इनकी अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कुछ नहीं होती। मतलब स्टॉक इटसेल्फ खुद कुछ नहीं कमाता। स्टॉक वो कमाता है जो कि कंपनी कमा रही होती है। और कंपनी क्या कमाती है, कंपनी कमाती है अपने रियल एसेट्स की वजह से। कंपनी के पास बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, तो कंपनी उन चीजों से चीजें प्रोड्यूस कर रही है और वो चीजें बेच रही है और कंपनी कमा रही है। अब रियल एसेट से चीजें बन रही हैं और वो चीजें बिक रही हैं और कंपनी कमा रही है। अब वो कंपनी में जो हिस्सेदार है उनके पास रियल एसेट नहीं है, वो तो कंपनी के पास है। तो प्लांट जो है वो कंपनी के पास है। अब मैं ये नहीं जाके कह सकता कि जी एक इस प्लांट का 10वां हिस्सा मेरा है। तो कंपनी फिर ना एक लिख के ना एक्नॉलेजमेंट दे देती है कि जी इस प्लांट का या कंपनी का 10वां हिस्सा जो है ना वो आपका है। तो उस एसेट को, उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी को हम फाइनेंशियल एसेट बोल देते हैं। इसकी एग्जांपल ना स्टॉक्स और बॉन्ड्स है, ठीक है। अब ये इनकी अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये कंपनी के इनकम में क्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड भी अगर इवन है तो कंपनी अगर कुछ कमाएगी तो कंपनी ने उसमें से इंटरेस्ट को पे
करना है, तो बॉन्ड होल्डर आल्सो हैव क्लेम ऑन द कंपनीज रियल एसेट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल एसेट क्या करते हैं, दीज रिप्रेजेंट क्लेम ऑफ ए कंपनी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, इन्वेस्टर बाय फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टर जो है, ठीक है, ये फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते हैं। अब ये फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते हैं तो कंपनी को ये पैसे देते हैं डेफिनेटली, मैंने शेयर खरीदा है, कंपनी ने शेयर फ्लोट किया, मैंने शेयर खरीद लिया, तो कंपनी को मैंने पैसे देके शेयर खरीद लिया। तो कंपनी फिर क्या करती है, कंपनी इस पैसे से रियल एसेट्स खरीदती है। जब कंपनी इस पैसे से रियल एसेट खरीद लेगी तो रियल एसेट फिर क्या करेंगे, दे डिफाइन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। उस कंपनी की या उस इकोनॉमी की क्या होगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो डिफाइन करेगी। अब फाइनेंशियल एसेट रिप्रेजेंट एलोकेशन ऑफ इनकम और वेल्थ अमंग द इन्वेस्टर, ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट क्या करेंगे, फाइनेंशियल एसेट बताएंगे कि कितनी रियल एसेट किससे ताल्लुक रखते हैं, ठीक हो गया। तो एलोकेशन जो है मतलब पूरी हम कहते हैं पाकिस्तान के ना प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, अब ये प्रोडक्टिव रिसोर्सेज रियल एसेट्स है। अब ये प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कहां से आए हैं, ये डिफरेंट लोगों के या डिफरेंट कंपनियों के हैं। अब उन लोगों या उन कंपनियों में क्या हुआ है, उनमें इन्वेस्ट हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट किसने की है, वो लोगों ने की हुई है। लोगों के पास क्या है, लोगों के पास क्लेम है, वो क्लेम क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्लेम फाइनेंशियल एसेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल एसेट्स जो है ये आपके क्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स की वजह से ही ये मामला चलते हैं। अगर शेयर ना होते तो कोई कंपनी को पैसे ना देता, कंपनी को कोई पैसे ना देता, कंपनी प्लांट ना लगाती, कंपनी प्लांट ना लगाती तो चीजें प्रोड्यूस ना होती, चीजें प्रोड्यूस ना होती तो ऑब्वियस सी बात है ना हमें चीजें मिलती ना हमारी इकोनॉमी ग्रो करती। तो अल्टीमेटली ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है इनकी एग्जिस्टेंस या इनकी प्रेजेंस जो है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है उसकी वो सारे के सारे मामला के साथ जो है वो चलती है। तो आपका ये जो कोर्स है, दिस कोर्स इज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट्स ओनली। हम रियल एसेट्स की प्रोडक्टिविटी में बात नहीं करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। या रियल एस्टेट की भी अगर हम बात करेंगे तो रियल एस्टेट की भी हम एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बात करेंगे। मतलब जिस तरह से आप अगर एक प्लॉट खरीदते हैं तो उस प्लॉट की एक फाइल है, वो फाइल जो है वो फाइल आपका क्लेम रिप्रेजेंट करती है उस रियल एस्टेट, ठीक हो गया। फिर हमारे पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें अगेन द थिंग इज कि आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लॉट में नहीं होती, आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक यूनिट में होती है, और वो यूनिट से पैसे इकट्ठे करके लोगों ने फिर जमीन खरीदी होती है, एक कंपनी ने जमीन खरीदी होती है, तो उसको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं जिसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स इन दिस कोर्स, हम जो है रियल एसेट्स पे बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया पुत्र, समझ आ गई। और बोल रहे बेवकूफो। सर एक्सक्यूज मी। हाँ पुत्र। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी पुत्र पूछो। सर ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा, और ये होते क्या हैं? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जो है ना, इट इज ए फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, ठीक है। अब जिस तरह से मेरे पास नोट है ना, कागजी नोट, अब इसी कागजी नोट की सपोज मैं कहता हूं मैंने तस्वीर खींची और मैंने ना कंप्यूटर में रख ली, तो वो कागजी नोट को अगर लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें उसकी तस्वीर को, तो मैं कह दूंगा जी कि जी मेरी डिजिटल करेंसी है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि डिजिटल करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी इज इट्स हैज इट्स एग्जिस्टेंस इन डिजिटल वर्ल्ड, फिजिकल दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उसे क्रिप्टो करेंसी बोल देते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी ना एक से ज्यादा है, मतलब देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस, जिसमें एक ऑप्शन जो है वो बिटकॉइन है, ठीक हो गया, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है।
बिटकॉइन के अलावा भी है, एथेरियम है, एक जो है वो डोगू कॉइन आजकल उस तरह से जो है वो चला हुआ है, ठीक है। मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन कह लो कि एक करेंसी है, ये उसी तरह से जैसे पाकिस्तानी रुपी एक करेंसी है, एक करेंसी डॉलर है, एक करेंसी यूरो है, ठीक है। अब हम दुनिया में डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड में लोग बिटकॉइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी उस तक एक्सेस ज्यादा है लोगों की, वो लिक्विड ज्यादा है, ठीक है, वो सारे के सारे मामला। तो ये पूरा डिफरेंस है। अब ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। बेसिकली हो क्या रहा है, बिटकॉइन की ना अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, बिटकॉइन आपको माइन करना पड़ता है। अब ये माइन कैसे करता है जी बिटकॉइन? बिटकॉइन इस तरह से माइन होता है कि मैंने ना एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूं और उस सॉफ्टवेयर को मैं चला दूं। अब मेरा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये पूरी दुनिया में जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस है ना, उनके दरमियान एक नोड का किरदार अदा करेगा। मैं वो सॉफ्टवेयर, मेरा पीसी चल रहा है सारा दिन, सॉफ्टवेयर चल रहा है, और वो सॉफ्टवेयर जो है ना, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ना ट्रांजैक्शन हो रही है। एक नेटवर्क है जो कि नेटवर्क फैला हुआ है, वो नेटवर्क होने की वजह से बिटकॉइन है, तो उस नेटवर्क में मैं भी एक एजेंट हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा यूं कि मेरे थ्रू जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी ना, उससे ना फिर मुझे फिर रिवार्ड मिलता रहेगा, और आहिस्ता 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 ना मेरा बिटकॉइन एक माइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस रिवार्ड की सूरत में। तो अगेन ये एक ना सिस्टम है, उस सिस्टम पे ऑटोमेटिकली बिटकॉइन माइन होता है। स्टार्ट में बिटकॉइन कम थे तो माइनिंग जल्दी हो जाती थी, आजकल बिटकॉइन बहुत ज्यादा हो गए हैं तो माइनिंग बहुत लेट होती है, ठीक है। मतलब दे से कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है ना, उसको सस्टेन करने के लिए जितनी बिजली चाहिए ना, उस बिजली से पूरा पाकिस्तान चलता है। मतलब मैंने अपने घर में अपना पीसी चलाया हुआ है, एक और बंदे ने उस घर में अपना पीसी चलाया हुआ है, तो दुनिया में बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस कनेक्टेड है, जिसकी बेस पे ना आपकी बिटकॉइन का जो सिस्टम है वो चल रहा है। अब ये पूरा सिस्टम जितनी बिजली कंज्यूम करता है ना, अराउंड उतनी ही बिजली पूरे पाकिस्तान को चाहिए होती है फॉर कंजम्पशन। तो देयर आर सो मेनी पीपल जो कि ये कहते हैं कि बिटकॉइन जो है ना, इट इज ए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिर बिटकॉइन की ना प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है। मतलब जैसे हम यहाँ बात करें ना, देयर आर टू एसेट्स, एक रियल एसेट है, एक फाइनेंशियल एसेट है। रियल एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, फाइनेंशियल एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स रियल एसेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू है, ठीक हो गया। अब बिटकॉइन ना इटसेल्फ एक फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन ये किसी भी रियल एसेट से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, जब ये किसी भी रियल एसेट से जुड़ा नहीं हुआ ना, तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू 0 है, क्योंकि इसने इटसेल्फ कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना, लेकिन क्योंकि लोग खरीदी जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो ये जी बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन के अलावा डोगू कॉइन भी है, वो भी इसी तरह से है। आजकल एक नया वो सॉफ्टवेयर आया हुआ है, पाई चाम, ठीक है। वो आप PI करके एक है, वो आप डिवाइस डाउनलोड करते हैं और फिर लोगों को मतलब कनेक्ट कराते हैं और लोगों के मामला चलाते हैं। तो बिटकॉइन की बैक पे जो टेक्नोलॉजी है उसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली रजिस्ट्री टेक्नोलॉजी है, ये ट्रैक रखती है। मतलब मेरे पास बिटकॉइन है, मैंने किसी को ट्रांसफर किया, मैंने अगर माइन किया ना, तो जो रिकॉर्ड रखना ना, वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू हो जाएगा ब्लॉकचेन में। अब वो मेरा माइन करदा कॉइन था, मैंने किसी को बेचा, तो उसके पास चला गया, ब्लॉकचेन में एंट्री होगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस चीज को सिक्योर रखती है कि मैं कहीं से खुद बिटकॉइन ना निकाल के फ्रॉड ना कर सकूं किसी के साथ। मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री होती है कि ये बिटकॉइन कहाँ से आया, कहाँ से गया, कहाँ से नहीं गया, तो वो लिंक कोई मिसिंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगेन उसके मसले हैं कि सपोज आपके पास एक वॉलेट है आपके पीसी में, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है जिसे वॉलेट बोलते हैं, वॉलेट है, आपका पीसी उड़ गया तो वॉलेट में जितने बिटकॉइन थे वो भी उड़ गए, ठीक हो गया। तो ये इसकी लिमिटेशन भी हैं, इसके फायदे भी हैं। फायदा क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। ये जो जिस तरह इसमें इन्फ्लेशन का वो किरदार नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जी वैल्यू गिर गई, वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ये गवर्नमेंट के हैंड में नहीं है किसी भी, तो इसके अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, ठीक हो क्या पुत्र? और कुछ जी पूछना है? सर। सर जैसे जैसे सर हमारे रुपी को मतलब गवर्नमेंट ऑन करती है, मतलब गारंटी देती है कि इसके बैक पे हम है, हम्म, मतलब रुपी के बदले अगर आप गोल्ड
क्लेम करेंगे तो हम देंगे आपको। नहीं तो क्या बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को भी कोई गवर्नमेंट ऑन करती है या कोई नहीं मतलब गारंटी देती है इस चीज की? नहीं। देखो तो सर ये इंटरेस्ट कैसे है लोगों का, मतलब किस बस चीज के ऊपर देखो इंटरेस्ट करके सिंपल सी मतलब? चीज है। आप देखो बिटकॉइन की वैल्यू, आप ये देखो कि जिसने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट आज डबल हो गई है, तो लोगों का ये इंटरेस्ट है, ठीक है। But again, there are so many things people try to make profit out of everything. तो अगर एक चीज पे प्रॉफिट हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, लोग उस पर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में एक था डबल शाह, सुना मैं? जी सर बिल्कुल, मैं तो मिला भी हूँ उससे। मिला भी हुआ है? तो क्या करता था वो? जी सर। सर वो पैसे लेता था और लोगों के डबल करके देता था। हमारे यहाँ पे एक एजेंट भी थे सर, आजकल वो सुप्रीम कोर्ट में ना मतलब बड़े अच्छे वकील हैं, एहसान रांझा के नाम से ना। हम्म, रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं, तो अच्छा वो ठीक है। काफी अच्छे दोस्त थे। अच्छा अब तो मुझे बताओ कि कितने दिनों में डबल करता था पैसे? सर वो 1 माह में भी करके देता था, 15 दिन में भी करके देते थे। अच्छा, अब वो 15 दिन में कोई पैसे डबल होते हैं? नहीं सर, होते तो क्या नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा था कि उन डबल शाह साहब की प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। होता इस तरह से था कि वो पैसे लेते थे आपसे, ठीक है, और किसी और से ही पैसे लेते थे। 15 दिन बाद आप जाते थे तो आपको दोनों के पैसे पकड़ा देते थे। जब आपको इतने सारे पैसे मिलते थे इकट्ठे, तो आप क्या करते थे, आप कहते थे कि यार ये तो अच्छा काम है, आप दोबारा पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे। आपकी देखा देखी और लोग भी आते थे, तो वो ना नेटवर्क सस्टेन हो रहा था। लेकिन अगर हम वहां पे बात करें ना डबल चाह, तो डबल चाह की प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं थी। मतलब वो 2 दिन में बाकी पैसे डबल, कोई ऐसी चीज नहीं, उनका मतलब सोने के जखायर नहीं निकले हुए थे कि वो अगेन द थिंग इज के पैसे डबल करके वो दे रहे थे। डबल चाह क्लेम करता था कि मैंने आज तक मैं डिफॉल्ट नहीं किया, वो डिफॉल्ट नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है। इन द लॉन्ग रन अगर डबल चाह जिस दिन उसने रिफ्यूज करना था ना लोगों को, किसी एक बंदे को कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, उस दिन सबके पैसे डूबने थे। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि पीपल आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ वहां वहां पे तो चलो डबल चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में ना देयर वाज ए पर्सन जिसको आप पैसे देते थे। यहाँ पे पर्सन कोई नहीं है, यहाँ पे यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो, आपको की देखा देखी और लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को नजर आता है कि जी ये तेजी से इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो लोग उसमें और इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्ट करी जा रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, उसकी डिमांड बढ़ी जा रही है, तो डिमांड बढ़ी जा रही है, उसके पैसे बढ़े, उसकी वैल्यू बढ़ी जा रही है। लेकिन एक्चुअल में इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। लाइक पाकिस्तानी करेंसी के पीछे गवर्नमेंट है, या हमारी करेंसी के पीछे बास्केट है, मतलब दूसरे मुल्कों की करेंसी की, ठीक है। उनके पीछे स्टार्ट में गोल्ड होता था। तो ये ना एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया हुआ है। अब पाकिस्तान की करेंसी के पीछे पूरी इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है करेंसी के पीछे पूरी। इकोनॉमी जब डाउन साइड पे जाती है, ठीक है, हमारी करेंसी की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वैल्यू डिटरमिन होती है। इकोनॉमी डाउन साइड पे जाती है तो हमारी करेंसी की डिमांड कम होती है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती है तो करेंसी की वैल्यू इंप्रूव करती है, तो हमारी वैल्यू ऊपर चली जाती है। बिटकॉइन में ऐसी कोई चीज नहीं है। बिटकॉइन इज नॉट टाइड टू एनीथिंग, बिटकॉइन इज नॉट रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट। इसकी सप्लाई लिमिटेड है, कोई भी गवर्नमेंट इसको ओन कर नहीं करेगी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना उसको मनी सप्लाई पे कंट्रोल चाहिए होता है। हर गवर्नमेंट को अपने फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए अपनी मनी सप्लाई पे कंट्रोल चाहिए होता है, ताकि वो नोट छाप सकें, ताकि वो बाकी मामला कर सकें, अपनी चीजें चला सकें, ठीक है। बिटकॉइन पे किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो ये कह लो कि जो ये आईटी के या जो रेवोल्यूशनरी है ना, जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट एवं ही हमें जो है वो जलील करती रहती है, वो लोग इसके बड़े हक में है जी, ये करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इस पे किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। लेकिन सिंपली देर पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट के लिए ये उस तरह से बेनिफिशियल नहीं है। तो देखो पाकिस्तान अगर बिटकॉइन में मूव कर जाता है सपोज, अभी तो ये है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नोट छाप के ना तनख्वाहें तनख्वाहें दे लेते हैं। हमारे पास बिटकॉइन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम कर्जा लेंगे, वो जो डॉलर के साथ होता है।
तो जनरली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर कि ये करेंसी जो है ये इम्प्रूव जो है वो करेगी किसी कंटेक्स्ट। सर अगर किसी के साथ धोखा होता है या फ्रॉड मतलब कुछ भी होता है, तो मतलब हम जैसे अदालत में क्लेम करते हैं, तो इसके लिए कहाँ पे क्लेम करते हैं? कहीं क्लेम नहीं कर सकते आप इसमें। अगेन देखो ट्रस्ट है ना। अब धोखा सपोज आप ना आपके साथ करेंसी में ही धोखा होता है ना कि किसी ने जाली नोट पकड़ा दिया, ठीक है। अब जाली नोट पकड़ा दिया तो आप डेफिनेटली उसके थोड़े से मामला कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ना यू डोंट हैव एन इलीगल रेमेडी। अब बिटकॉइन की वर्ल्ड में जाली बिटकॉइन है ही नहीं, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना बड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी है, यू कांट हैक इट। अभी तक सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ है और वो भी काफी पुराना इंसिडेंट है, ठीक है। यू कांट हैक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप जाली बिटकॉइन बना ही नहीं सकते। तो जब आप जाली बिटकॉइन बना ही नहीं सकते तो उसमें धोखा नहीं हो सकता। उसमें ये है बस कि उसकी वैल्यू कोई नहीं है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कोई नहीं है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के लोग, फाइनेंस के लोग, बिजनेस के लोग समझते हैं, लेकिन नॉन बिजनेस के लोग, आईटी के किसी बंदे से आप बात करोगे ना तो वो कहेगा कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि बिटकॉइन क्या चीज है, ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा दुनिया के सिस्टम को, ये कर देगा, वो कर देगा। डेफिनेटली इट इज एन इनोवेशन और इसके अपने फायदे हैं, लेकिन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में हम ना वैल्यू पे चलते हैं, एक चीज की ना प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है। अब सिंपली स्पीकिंग किसी भी कंपनी की वैल्यू उसकी कमाने से है, किसी भी बंदे की वैल्यू उसके कमाने से है, किसी भी एसेट की वैल्यू, शेयर की वैल्यू उसकी कमाई से है, ठीक है। तो जब एक चीज की कमाई ही कोई नहीं है, ठीक है, और उसको ओन भी कोई नहीं करता, आप अल्टीमेटली जाके उसको पकड़ भी नहीं सकते किसी बंदे को, तो उस चीज की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। लेकिन लोग लगे हुए हैं, जैसे गेम स्टॉप के साथ हुआ है, बाकी मामला के साथ हुआ है। तो ये चलता है दुनिया में। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं कि जी इफ यू वांट टू स्पेकुलेट तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट थिंग, लेकिन ये चीज इस्लाम के खिलाफ है। सर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज द प्रोसेस? आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी या मतलब कोई मतलब जैसे कॉइन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे किसी यानी गेम के थ्रू या दो किसी? चीजें, एक तो आप ये है कि आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और माइनिंग शुरू कर दो, ठीक है। अब वो पता नहीं हो सकता है 2 3 4 5 6 साल बाद, 10 साल बाद आपको ना एक बिटकॉइन कौन माइन करना कौन आता सा है। कौन सा ऐप कौन सा? यार ऐप का नहीं मुझे आइडिया, इसकी ना काफी ज्यादा सारी टेक्नोलॉजीज हैं, तो काफी ज्यादा सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आप माइनिंग स्टार्ट कर दो सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, और आपका बिटकॉइन हो सकता है कि 5 6 7 8 10 12 साल में माइन हो जाए, एक बिटकॉइन माइन हो जाए। दूसरा ये है कि आप खरीद लो जिस इंडिविजुअल के पास है उससे खरीद लो, या इसकी जो मार्केट है उससे खरीद लो, डेरिवेटिव्स के थ्रू इसे खरीद, इस डेरिवेटिव के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर दो इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके लिए फिर वो हैं आपके जो जितनी भी स्पेकुलेशन एजेंसीज है ना, मतलब जो कि आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, वो सर्विसेज देती हैं, तो वो आप कर सकते हो। उसके पाकिस्तान में भी डीलर्स हैं, उसके दुनिया में भी डीलर्स हैं, मोस्टली लोग उसी के थ्रू करते हैं इन्वेस्टर्स। देखो अब यहाँ पे तो महंगा ही बहुत है ना, ये 18 20 लाख का एक, तो आप इसका एक यूनिट भी खरीद सकते हो ना, तो वो डेरिवेटिव या ऑप्शन ट्रेडिंग जो है आपको उसका यूनिट खरीदने में हेल्प करती है, तो आप जो है वो कर सकते हो इस तरह से। ठीक हो गया, लेकिन आई डोंट रिकमेंड इट, दो रीजन की वजह से। इट इज ए वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इट डोंट हैव एनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तीसरा, आप अगर सपोज 20 लाख से एक कॉइन खरीद लेते हो तो आपके 20 लाख जाया गए। उस 20 लाख से आप एक सपोज उबर लेके चलाना शुरू कर देते हो ना, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट से ना रोजगार किसी को नहीं मिलता, कोई बिजनेस नहीं शुरू होता, कोई काम नहीं होता, ठीक है। रिस्की ज्यादा है, आपको प्रॉफिट होता है तो नुकसान, प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है तो नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, और इसकी वैल्यू अब बहुत बढ़ चुकी हुई है, ठीक है। तो जब ये गिरेगा तो अन्य वाइल गिरेगा, ठीक हो गया। तो अगेन की और सब इसके बाद एक और रीजन है कि ये ना इस्लामिक प्रिंसिपल से कंसिस्टेंट नहीं है,
ठीक है, इस्लाम आपको कहता है कि आप स्पेकुलेशन ना करें, और इसमें इन्वेस्टमेंट प्योर स्पेकुलेशन है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? जी सर बिल्कुल। अच्छा जी, तो यहाँ तक किसी को बिटकॉइन के अलावा अगर कोई इशू है तो बताइए। कोई मसला नहीं है, चलो ठीक हो गया। सर स्टूडेंट्स कुछ मैसेजेस करते हैं, वो भी देख लेंगे या चैट बॉक्स में। रो रहे होने। अच्छा जी, सर जब स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो मैं बता दिया था ऐसा डबल शॉट डिजिटल वर्ल्ड का डबल शॉट बिटकॉइन है। मैम यू कैन से कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसका बिटकॉइन डबल शॉट बिटकॉइन है, लेकिन अगेन पता जो चीज चल रही है ना वो चीज चल रही है। ठीक है, तो इट्स नॉट अगेन के लाइक दुनिया ट्रस्ट पे चलती है, आपका बैंकिंग सिस्टम ट्रस्ट पे है, आपकी जो डिजिटल करेंसी या आपकी जो दूसरी नोट वाली करेंसी है ये भी ट्रस्ट पे है। अब इसके पीछे बैग पे गोल्ड नहीं होता उस तरह से। ठीक है, तो दुनिया ट्रस्ट पे चल रही है, जब तक चली जाएगी उस टाइम तक चली जाएगी। इन द लॉन्ग रन हो सकता है कि लोगों का इस पे इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि ये भी एक वाइबल ऑप्शन उस तरह से हो जाए। देयर आर सर्टेन स्टोर्स या कुछ लोग हैं जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कंपनी एक्सेप्ट करती हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग में बिटकॉइन को। ठीक है, तो इट इज बीइंग यूज्ड जस्ट लाइक नॉर्मल करेंसी, डिजिटल करेंसी के तौर पे बिटकॉइन या बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप कर सकते हैं इस्तेमाल। ठीक हो गया? चलो अच्छा जी, तो फाइनेंशियल हमारे पास 3 टाइप्स है। पहली जो टाइप है उसको हम फिक्स्ड इनकम या डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं। मतलब सिंपली हम अगर कर्जा देते हैं किसी कंपनी को, तो वो कंपनी उसके अगेंस्ट हमें कोई बॉन्ड कोई हमारा मुआहदा होता है, तो उसके अगेंस्ट हमें ना फिक्स्ड इनकम आती है, तो इसको हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी क्या है? इट इज ए प्रॉमिस आइदर ए फिक्स्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम और ए स्ट्रीम ऑफ इनकम डिटरमिन्ड बाय ए स्पेसिफाइड फार्मूला। मतलब इसमें अगेन नथिंग इज कि आपका जो या तो आपको फिक्स स्ट्रीम मिल रही होती है या कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है जिसकी बेस पे आपको इनकम जो है वो मिलती है। अब समटाइम्स आपका फ्लोटिंग रेट भी होता है, जैसे आप गाड़ी जो है ना गाड़ी लो, आप लीज पे लो, तो उसका रेट जैसे जैसे इकोनॉमी में रेट चेंज होता रहता है वैसे वैसे गाड़ी का रेट भी चेंज होता रहता है। तो इसी तरह से अगर आप सपोज पाकिस्तान में किसी बैंक में पैसे रखवाओ, फिक्स कराओ और मंथली आपको इनकम मिल रही हो ना, तो वो भी आपका रेट जो है वो मोस्टली फ्लक्चुएट करता है। तो ये पाकिस्तान में काइबर पे बेस करता है, या जो स्टेट बैंक का रेट है पॉलिसी रेट उस पर बेस करता है। ठीक है, तो जैसे ही वो रेट इंक्रीज करता है वो रेट भी इंक्रीज कर सकता है, जैसे वो डिक्रीज करता है ये रेट भी डिक्रीज करता है। तो अगेन या तो हमारा रेट फिक्स होता है या जो रेट है वो एक स्पेसिफिक फार्मूला से डिटरमिन हो रहा होता है। अब वो स्पेसिफिक फार्मूला क्या हो सकता है, किस तरह का फार्मूला होता है जी स्पेसिफिक वो? ठीक है, वो सपोज हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ना वही से पाकिस्तान में वही से ये काइबर प्लस 3%। ठीक है, अब एक काइबर प्लस 3% क्या है? काइबर आप कहां से लेते हो? काइबर आपको ना स्टेट बैंक की साइड से मिल जाता है रेट। ठीक है, और ये रेट चेंज होता रहता है आपका। ठीक है, तो हम कहते हैं जी स्टेट बैंक की साइड पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे राइट साइड पे ना ये देखो पॉलिसी रेट इज 7% नाउ डेज, ये राइट साइड पे होता है इसके। पॉलिसी रेट आपका 7% है, ये ओवरनाइट फैसिलिटी रेपो 8% है। ठीक है, इस ये अब चेंज होता है तो साथ ना आपका काइबर शाइबर यहाँ पे जो है वो आता है। ये चेंज होता है नॉर्मली। अभी साइट जो है उस तरह से ना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ठीक हो गया,
तो यहाँ पे ना ये रेट आ रहे होते हैं, काइबर का, डॉलर का, सारे के सारे रेट ना ये चेंज हो रहा होता है रेट्स यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ना काइबर मिल जाता है। ये पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट से ना काइबर थोड़ा सा ज्यादा होता है इकोनॉमी में। काइबर इज कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, मतलब इस पे ना बैंक्स आपस में ट्रेड करते हैं। तो अगर काइबर बढ़ेगा, सपोज इफ काइबर इज लाइक 7% ये है, तो सपोज हम कहते हैं 8% है काइबर, तो काइबर हमारा 8% है, तो जो रेट आपका चल रहा होगा ना दैट वुड बी 8 + 3 11%। ठीक है। अच्छा, अगर काइबर जो है वो बढ़ जाता है, सपोज 10% में चला जाता है, तो आपका जो रेट चल रहा होगा डेट सिक्योरिटी पे दैट वुड बी 10 + 3 13%। तो ये एक फिक्स फार्मूला है, काइबर + 3%। तो मोस्टली हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो सारे का सारा इसी फार्मूले पे ट्रांजैक्ट करता है। ठीक है, यदि काइबर + 3% पे आपको तो आपका या तो रेट फिक्स होगा या फार्मूला फिक्स होगा, जिसकी बेस पे आपकी जो कैश फ्लो की स्ट्रीम है वो डिटरमिन होती चली जाएगी। तो फिक्स इनकम या डेट सिक्योरिटीज के ना 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 2 किस्म की मार्केट्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेड होती है, जिस तरह से लाइक लो रिस्क सिक्योरिटीज होती है मोस्टली। ठीक है, इसमें टी बिल्स हो सकते हैं, इसमें अगेन द थिंग इज कि आपके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल पेपर हो सकते हैं, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेजरी बिल हो सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म या लिक्विड सिक्योरिटीज जो है बिकती है, जिनका मैच्योरिटी जो है वो लेस देन 1 ईयर। दूसरी हमारे पास कैपिटल मार्केट होती है। तो कैपिटल मार्केट में हमारे पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बिकती हैं। इनका रिस्क जो है ना वो काफी ज्यादा सारा हो सकता है, मतलब अगर तो बहुत ज्यादा लॉन्ग रन है तो बहुत ज्यादा रिस्क होगा, अगर थोड़ा सा शॉर्ट रन है तो अगेन थोड़ा सा रिस्क होगा। फिर अगेन जो इनकम डेट सिक्योरिटी है ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती, हर कंपनी की डेट सिक्योरिटी के अपने फीचर होते हैं। वो कंपनी का जितना रिस्क है उसका भी उतना रिस्क होगा। कुछ डेट सिक्योरिटीज के साथ कुछ एसेट अटैच होते हैं, मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ की जो है वो इनकम स्ट्रीम जो है वो डिफरेंटली डिफाइंड होती है। तो अगेन द थिंग इज कि कैपिटल मार्केट में जो लॉन्ग रन हमारी सिक्योरिटीज हैं ये कस्टमाइज नेचर की होती हैं और इनका डिफरेंट रिस्क होता है और इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनके रिस्क और कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम उसमें इन्वेस्ट जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास इक्विटी है। तो इक्विटी क्या है? इक्विटी बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन ओनरशिप स्टेक इन द फर्म के लाइक इक्विटी जो है उसका जो है वो ओनरशिप स्टेक मिल जाता है आपको फर्म में। तो ये जो शेयर्स या स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये इक्विटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिलेटिवली स्टैंडर्डाइज्ड नेचर की होती है। इसकी भी 2-3 क्लासिफिकेशंस हैं, लाइक इसमें ए क्लास, बी क्लास, वोटिंग राइट्स किसी सिक्योरिटी के ज्यादा होते हैं, किसी के कैश फ्लो राइट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्विटी की जो सिक्योरिटी है दैट इज क्वाइट स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब इनके पास ओनरशिप राइट होते हैं, इनको ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म की सिक्योरिटी होती है जो कि स्टॉक मार्केट में बिक रही होती है। अच्छा, तीसरी हमारे पास ना डेरिवेटिव्स है। अब डेरिवेटिव्स बेसिकली इटसेल्फ ना कुछ भी शो नहीं करते। ठीक है, डेरिवेटिव्स बेसिकली अपनी वैल्यू किसी और चीज से ड्राइव करते हैं। ठीक है, मतलब कि सिंपली मैं ना एक सुनारा है, सुनार के पास चला जाता हूँ और उससे कहता हूं कि भाई मुझे आपसे ना 1 साल के बाद सोना चाहिए। अच्छा, आजकल सोने की कीमत सपोज 1 लाख रुपए है। सुनार मुझे कहता है कि आपको एक साल के बाद सोना चाहिए, तो 1 साल के बाद मैं आपको रेट देता हूँ 1,10,000 रुपए। अब 1,10,000 रुपए मैं आपको 1 साल के बाद जो है वो सोना दूंगा। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं इस बात को। अब वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी बन गया। अब होगा क्या, जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ेगी या कम होगी ना, वैसे वैसे उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी बढ़ेगी या कम होगी। मैं सपोज सोने की कीमत ना 1,20,000 पे चली जाती है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे सोना 1,10,000 में मिलेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10,000 होगी। ठीक हो गया। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटी क्या करती है? ये अपनी वैल्यू दूसरी चीजों से ड्राइव करती है। तो डेरिवेटिव के
साथ ना अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन कैन बी गोल्ड, अंडरलाइन कैन बी डेट सिक्योरिटी, अंडरलाइन कैन बी इक्विटी सिक्योरिटी, अंडरलाइन कैन बी अनदर डेरिवेटिव, ठीक है। अंडरलाइन कैन बी लाइक एनी कमोडिटी। इसमें अगेन अगर आप डेरिवेटिव्स की मार्केट में जाओ तो आपको ना गंदम का, ऑयल का, ठीक है, ऐसी चीजों के डेरिवेटिव्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। आपको इवन कैनाबीज का डेरिवेटिव भी मिल सकता है। मतलब अगेन द थिंग इज ये वैल्यू है कि गंदम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगी, डेरिवेटिव की वैल्यू भी वैसे वैसे उस तरह से चेंज करेगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू या पे ऑफ है दैट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आपको लगता है कि ना डॉलर की वैल्यू ना बहुत ज्यादा बढ़ ना जाएगी, मुझे 6 महीने बाद डॉलर चाहिए, तो मैं आज ही ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। आज जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरा रिस्क ना मिनिमाइज हो जाएगा। मुझे पता है कि मैंने कितने डॉलर, कितने पैसे देकर डॉलर खरीदने हैं। अगर उस टाइम पे जब मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर का रेट मेरे कॉन्ट्रैक्ट के रेट से ज्यादा होगा तो मुझे फायदा होगा, अगर कम होगा तो मुझे उस टाइम पे नुकसान होगा, ठीक हो गया। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, जैसे जैसे अंडरलाइन कैन बी एनी करेंसी, अंडरलाइन कैन बी इंटरेस्ट रेट, अंडरलाइन कैन बी एनीथिंग। तो जैसे जैसे अंडरलाइन की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे डेरिवेटिव की भी वैल्यू चेंज करेगी। तो डेरिवेटिव की मोस्टली 4 किस्म की टाइप्स हैं इसकी। एक फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड ना कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है। मैं और एक और बंदा आपस में मिलके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जी मुझे $50,000 चाहिए, इस रेट पे चाहिए, इस तारीख को चाहिए। फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। और फ्यूचर और फॉरवर्ड में बस ये फर्क है कि फ्यूचर फॉरवर्ड 2 लोग आपस में करते हैं, फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड होता है और फ्यूचर ना कस्टमाइज नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्डाइज होता है। मतलब स्टॉक मार्केट में बिक रहा है, मार्केट में है कि जी 1000 यूनिट ऑफ डॉलर का एक डेरिवेटिव है, वो बिक रहा है, जिसने मैच्योर होना है आज से 8 महीने बाद, आज से साल बाद, ठीक है। तो फ्यूचर ना स्टैंडर्डाइज्ड नेचर का होता है। फॉरवर्ड में आप अपनी मर्जी से तय करते हैं कि $500 करने हैं, $50 करने हैं। फ्यूचर जो है ये स्टैंडर्डाइज होता है, $1000 है तो $1000 के ही यूनिट्स होंगे। आप इसमें $1500 नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आपको $1000 इन्वेस्ट करना है या $2000 इन्वेस्ट करना है या $3000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड और फ्यूचर में ना जो आपका होता है ना मतलब जब मैच्योरिटी पे आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, मतलब मैच्योरिटी पे आपको इसे सेटल करना पड़ता है। लाइक अगर मैंने कहा हुआ था कि जी सोना मुझे 1,10,000 का मिलना है, ठीक है, तो मुझे मैच्योरिटी डेट पे मैं 1,10,000 दूंगा और सोना लूंगा, चाहे उस टाइम सोने की वैल्यू जो है वो 1,50,000 हो, चाहे उस टाइम सोने की वैल्यू 90,000 हो। दोनों सूरतों में ये मैच्योर होके सेटल होना होता है। अब सेटल करने का एक तरीका ये है कि मैं कमोडिटी दे दूं, मतलब मैंने गोल्ड में किया हुआ था तो मैं गोल्ड दे के पैसे ले लूं। दूसरा तरीका ये है मैं डिफरेंशियल पे कर दूं। डिफरेंशियल से मुराद ये है कि सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1,10,000 रुपए का सोना मुझे चाहिए, ठीक है, सोने की कीमत 1,20,000 रुपए चली गई है, तो एडिशनल जो 10,000 है बस वो पे कर दिया जाए, ठीक हो गया। तो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं फ्यूचर्स में, ये सेटल होते हैं इसी तरह से डिफरेंशियल के हिसाब से, इसमें एक्चुअल कमोडिटी ट्रेड नहीं होती। अच्छा, ऑप्शन में ना ऑप्शन में सेटलमेंट जरूरी नहीं होती। ऑप्शन में एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है और दूसरे पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है। मतलब मैं क्या करता हूँ, जब मेरा हुआ ना मुआहदा, तो मैंने कहा कि भाई मैं आपसे खरीदूंगा, मुझे आप ऑप्शन दें। तो उसने मुझसे ना ऑप्शन प्रीमियम ले लिया पहले ही। मैं सपोज हमारी डील हुई 1,10,000 रुपये पे और उसने मुझे कहा कि जी 5,000 रुपये ना मुझे ऑप्शन प्रीमियम दे दे। मैंने उसे 5,000 रुपये ऑप्शन प्रीमियम दे दिया। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा, अगर मेरे पास ऑप्शन है ना तो डेफिनेटली अगर मुझे फायदा होगा तो मैं ये ट्रांजैक्शन करूंगा, अगर फायदा नहीं होगा तो मैं ट्रांजैक्शन छोड़ दूंगा। तो सिंपली अगर वैल्यू चली जाती है 1,20,000 रुपये तो मुझे 10,000 का फायदा है तो मैं ट्रांजैक्शन करूंगा। लेकिन अगर वैल्यू 90,000 रुपये गिर जाती है तो मुझे नुकसान है। तो मेरे पास क्योंकि ऑप्शन होगा तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास क्योंकि ऑप्शन था तो मैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करना चाह रहा। तो सिंपली क्या होगा, मेरे जो 5,000 रुपये मैंने उसे दिए हुए ऑप्शन के ऑप्शन खरीदने की मद में, वो मेरे लूज होंगे, लेकिन मैं 10,000 के नुकसान से बच जाऊंगा। इट्स जस्ट लाइक आप कह लो जिस तरह से हम ना स्टार्ट में जब आप होते हैं टोकन देते हैं, हम कोई भी करते हैं ना, सपोज मैंने एक घर लेना है तो मैंने टोकन मनी दे दी। अब टोकन मनी मैंने दे दी और बाकी पैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ।
अब टोकन मनी के कॉन्टेक्स्ट में अगेन द थिंग इज कि अगर मैं अपनी बात से मुकरता हूं तो मेरी टोकन मनी लूज हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी यही है कि जो पार्टी ऑप्शन खरीदती है वो एक ऑप्शन प्रीमियम देती है। तो अगर वो मेच्योरिटी पे जाके कहती है कि जी मैंने इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना, तो उसकी वो टोकन मनी लूज कर जाती है। तो सिंपली वो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करती है अगर उसको फायदा हो रहा हो, वरना उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करते। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में एग्जीक्यूशन कंपलसरी होती है। जो ऑप्शन है इसमें एग्जीक्यूशन कंपलसरी नहीं होती। एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो इसको एग्जीक्यूट ना करे, और उसने इस ऑप्शन के बकायदा ऑप्शन प्रीमियम पे करके वो ऑप्शन खरीदा होता है। ठीक हो गया। इसी तरह से स्वैप है। स्वैप बेसिकली, स्वैप क्या है, ये सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मतलब ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सीरीज है कि जी हम ना 5 6 7 8 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फॉरवर्ड के इकट्ठे, कि जी 2 महीने बाद इतने पैसे, 5 महीने बाद इतने पैसे, 6 महीने बाद इतने पैसे, 10 महीने बाद इतने पैसे हम एक्सचेंज जो है वो करेंगे। तो स्वैप बेसिकली जो है ये सीरीज ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। ठीक है, ये भी स्टैंडर्डाइज नेचर का नहीं होता, ये भी कस्टमाइज नेचर का होता है। हम अपनी मर्जी से जो स्वैप है वो करते हैं। वैसे इंटरेस्ट रेट के स्वैप बड़े मशहूर हैं, जिसमें आप फिक्स फॉर फ्लोटिंग रेट करते हो कि आपको बेसिकली फ्लोटिंग रेट पे कोई चीज मिली हुई है, अब आपने एक और पार्टी के साथ ना उसके साथ कर लिया कि जी मैंने फिक्स देना है। ठीक है, अब वो रेट फ्लक्चुएट करता रहेगा, आप जो है वो फिक्स पे करोगे, अब उसमें जो भी डिफरेंशियल होगा वो पार्टी पे करेगी या आप उस पार्टी को पे करोगे। तो स्वैप इस तरह से चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पे ऑफ सक्सेस ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए रियल एसेट। हमेशा से ये जितने भी हमारे एसेट्स हैं, ठीक है, इनकी बैक पे कोई ना कोई रियल एसेट होता है। ठीक है, फिक्स्ड सिक्योरिटी, फिक्स इनकम सिक्योरिटी की बैक पे कंपनी है, कंपनी की एसेट्स हैं। इक्विटी की बैक पे भी कंपनी है, कंपनी की एसेट्स हैं, जिसकी वजह से ये कमा रहे हैं। फिक्स इनकम सिक्योरिटी भी पैसे कमा रही है, जो हमारी इक्विटी है वो भी डिविडेंड या पैसे कमा रही है। ठीक है, तो इनकी बेस पे, इनकी कमाई की बेस पे इनकी वैल्यू डिटरमिन होती है। और क्योंकि डेरिवेटिव इन चीजों पे बेस कर रहा होता है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जैसे ही कम होगी वैसे ही उस एसेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक हो गया पुत्र? यहां तक किसी को कोई इशू है तो जी बताएं। अच्छा पुत्र, ये 3% जो है ना 3% इज, देखो सिंपली बैंक आपस में जब ट्रेड कर रहे हैं ना तो काइबर पे कर रहे हैं, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट में। अब बैंक का आपस में ट्रेड करना ना बेसिकली रिस्क फ्री ही है इन ए वे, क्योंकि बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन मैं जब बैंक के पास जाऊंगा ना तो बैंक कहेगा कि भाई आप कौन है, आपकी अगेन हो सकता है मेरी इतनी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री ना हो। तो डेफिनेटली अगर बैंक मुझे लोन देगा तो बैंक को ये रिस्क होगा कि पैसे डूब जाएंगे। तो ये 3% ना आप इसे कह सकते हो कि ये इन ए वे रिस्क प्रीमियम है। ठीक है, या ये एडिशनल है जो कि बैंक आपसे चार्ज उस तरह से जो है वो करता है। ये डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट होते हैं। अगर मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो ये एडिशनल कम होगा, अगर मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है तो ये एडिशनल ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि दिस 3% रिप्रेजेंट्स रिस्क प्रीमियम। ठीक हो गया? मतलब कोई भी हमारा जो रेट होता है ना, रेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रिस्क फ्री रेट और एक होता है रिस्क प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, अब अगर बैंक जो है वो स्टेट बैंक को कर्जा दे तो ऑब्वियस सी बात है वो जो रेट होगा वो रिस्क फ्री रेट कहलाएगा। और वो रिस्क फ्री रेट कितना है? देखो यहाँ पे काइबर आया है, ये काइबर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स का काइबर 7.33 और 7.58% है। ये बिड और ऑफर है। बिड इज द परचेज रेट एंड ऑफर इज द सेल रेट। मतलब बैंक जब लोन लेगा तो 7.33 पे लेगा और जब देगा तो 7.58 पे देगा। ये जो दरमियान का डिफरेंस है इसे स्प्रेड बोलते हैं। अच्छा, अब हमारा ना 7% रेट है बेसिकली। ठीक है, SBP जो है ना, यहाँ पे देखो पॉलिसी रेट इज 7%। मतलब स्टेट बैंक को अगर कोई बैंक लोन देगा ना तो स्टेट बैंक कहता है कि जी 7% मैं उसे इंटरेस्ट रेट दूंगा।
तो ये 7% हमारा रिस्क फ्री रेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब बैंक आपस में ट्रेड करेंगे तो स्टेट बैंक की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं भी होंगे, स्टेट बैंक पैसे छाप के दे देगा, तो स्टेट बैंक कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। लेकिन बैंक जब आपस में ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफॉल्ट का मार्जिन रहेगा। तो बैंकों का आपस में ये 7% नहीं था, वो 7.33% था, ठीक है। तो बैंक जब आपस में ट्रेड करेंगे तो वो पाकिस्तान में कायबर पे करेंगे। कायबर इज कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। दुनिया में लाइबर चलता है। लाइबर क्या होगा जी, यहाँ पर तो बताओ लाइबर क्या होगा? लंदन। हाँ जी, लाइबर इज नॉट लोअर, ठीक है। दुनिया में ये चलता है जी, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो जब बैंक आपस में करेंगे ना ट्रेड तो वो कायबर पे करेंगे। ये कायबर हमेशा से ना जो पॉलिसी रेट होगा ना, ये पॉलिसी रेट से ना थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आज बारी आ जाती है कि बैंकों ने सिर्फ आपस में ट्रेड तो नहीं करना, बैंकों ने तो लोगों के साथ भी ट्रेड करना है ना, कंज्यूमर के साथ, ठीक है। अच्छा, जब बैंक लोन देगा, बैंक क्या करेगा, जब बैंक किसी इंडिविजुअल को लोन देगा ना तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल सी इट्स क्रेडिट वर्दीनेस, या सिंपली बैंक क्या देखेगा, बैंक ना रिस्क देखेगा, ठीक है, कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये जो रिस्क प्रीमियम है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर रिस्क कम होगा तो रिस्क प्रीमियम भी कम होगा। तो जो एडिशनल यहाँ पे है ना ये 3%, ये आप कह लो कि ना रिस्क प्रीमियम इसमें इन्वॉल्व है। जितना रिस्क प्रीमियम इंडिविजुअल को देने में ज्यादा रिस्क है तो बैंक इंडिविजुअल से ज्यादा रेट चार्ज करेगा, बड़ी कंपनी को देने में कम रिस्क है तो बैंक बड़ी कंपनी से कम रेट चार्ज करेगा, बैंकों को देने में और कम रिस्क है तो बैंकों को बैंक और कम रेट पे देगा। तो अगेन नथिंग इज कि ये मामला जो है वो चलता है, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ समवन इज सेइंग के सर जी बस कर दें, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, थोड़ी ब्रेक दे दें। नेक्स्ट लेक्चर कब है तुम्हारा? 11:30 पे। अच्छा, चलो, हंसते हंसते हम बहुत दूर आ गए। चलो खैर, ठीक हो गया पुत्र।